आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए मैं आपको क्लास 10 और 8th में चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा रही हूँ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारा टॉपिक चल रहा है। इसी टॉपिक में पहली वीडियो में मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनकी डेफिनेशंस के बारे में विस्तार से बताया था और आज हम इसी टॉपिक में आपको बताएंगे वैलेंसी या संयोजकता क्या है। बच्चों, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो हमारे तत्व हैं, तत्वों की आपस में संयोग करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसी को हम संयोजकता कहते हैं। देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रत्येक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में, अपने बाहरी कोश में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, या हम कह सकते हैं कि अपने संपूर्ण शेल्स को, जितनी भी कक्षाएं हैं किसी तत्व की, किसी एटम की, उन सबको पूरी तरह से भरना चाहता है। जिस प्रकार से हमारी जो इनर्ट गैसेस हैं या इनर्ट एलिमेंट्स हैं, निष्क्रिय तत्वों के जैसी स्थायी व्यवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ये एलिमेंट्स, इनके एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स का कुछ व्यवस्था एक दूसरे के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना या इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके जिस भी प्रकार से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, उस व्यवस्था को ही संयोजकता कहते हैं। यानी कि तत्वों की, एलिमेंट्स की आपस में संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। तत्व किस प्रकार से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, एक इनर्ट सिचुएशन में अपने आप को स्थित करें, इसी के लिए तत्व एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं, कंबाइन करते हैं। मीन्स वी कैन से दैट कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज वैलेंसी। आपस में कंबाइन होने की जो उनकी कैपेसिटी है, इसी को हम वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। तो तत्वों में संयोजकता 3 प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, विद्युत संयोजकता। संयोजकता, विद्युत संयोजकता। बच्चों, दूसरी टाइप की जो संयोजकता है, इसको हम सह संयोजकता कहते हैं। सह संयोजकता कहते हैं। और जो तीसरी टाइप की है, इसको हम उपसह संयोजकता कहते हैं। देखिए बच्चों, 3 प्रकार से ये एलिमेंट आपस में कंबाइन कर सकते हैं, अपनी वैलेंसी वाला जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली है विद्युत संयोजकता। तो हम देखते हैं विद्युत संयोजकता क्या है, उसके बाद सह संयोजकता और उपसह संयोजकता के विषय में आपको शॉर्ट में मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोवैलेंसी, बच्चों, विद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, उनका एक दूसरे को आदान प्रदान होने से होती है। किस प्रकार से? एग्जाम्पल, NaCl मॉलिक्यूल का बनना। NaCl का मॉलिक्यूल किस प्रकार से बनता है? Na, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। हम देख रहे हैं कि इनर्ट गैस के जैसी स्थायी व्यवस्था प्राप्त करने के लिए सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन या तो कहीं से मिल जाए या अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे, तो इसका आउटरमोस्ट शेल ये वाला माना जाएगा जो कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी प्रकार से क्लोरीन या तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर करे। तो देखिए इसमें जो इजी व्यवस्था है वो क्या है कि सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम Na पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है और क्लोरीन जो है वो Cl नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये अपोजिट चार्ज्ड आयंस बने हैं, सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन एक नेगेटिव आयन है। अपोजिट चार्ज्ड आयन होने के वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाती है। अट्रैक्शन फोर्स मीन्स आकर्षण बल, और इस आकर्षण बल के कारण Na और Cl पास पास आ जाते हैं, जिससे कि NaCl अणु बनके तैयार हो जाता है, जो कि विद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी के साथ साथ बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंसी का मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। MgCl2 अणु का बनना, Mg 2 8 2, क्योंकि 12 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2H2। मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन के अणु जुड़े हैं इस प्रकार से, एक ऐसे और एक ऐसे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, इसका भी 2 8 7। क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, तो Mg डाई पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा और उधर दोनों क्लोरीन नेगेटिव आयन्स में चेंज हो जाएंगे। अपोजिट चार्ज होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल क्रिएट होगा और आकर्षण बल लगने के कारण ही Mg और Cl पास पास आ जाएंगे, जिससे कि MgCl2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी विद्युत संयोजकता है इलेक्ट्रोवैलेंसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी के साथ हम तीसरा एग्जाम्पल पेश करेंगे ताकि आपको विस्तार से विद्युत संयोजकता समझ में आ जाए। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बच्चे इसको लाइन या चूना भी कहते हैं, लाइन या चूना। कैल्शियम ऑक्साइड अणु का बनना, किस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड का ये अणु बनता है। देखिए कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ऑक्साइड 2 6। बच्चों आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अपने यूज कर सकता है इजीली कैल्शियम, और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। कैल्शियम अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा और Ca डाई पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके O- आयन में चेंज हो जाएगा। अपोजिट चार्ज्ड आयंस होने के कारण कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करेगी, जिसको हम आकर्षण बल कहते हैं, और दोनों पास पास आएंगे, जिससे कि CaO मॉलिक्यूल या अणु बनकर तैयार हो जाएगा। तो बच्चों ये विद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी है, जिसमें मैंने बताया किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने या देने के कारण ये कुछ अणु या मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ध्यान देने योग्य बातें, किसी एटम के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए ये इसकी वैलेंसी कहलाती है, यानी कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और किसी के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन लिए गए वो दूसरे एटम की वैलेंसी ऑक्सीजन एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है। इसी प्रकार से जो पहला एग्जाम्पल था सोडियम क्लोराइड,
सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो सोडियम की वैलेंसी 1 हुई, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 हुई। तो हम दिए या लिए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर उनकी वैलेंसी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, अभी मैंने आपको विद्युत संयोजकता, विद्युत संयोजी यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण या ट्रांसफर होता है और ये वैलेंसी कंप्लीट होती है, आपको बताया। इसी के साथ साथ अभी मैं आपको विद्युत संयोजी यौगिकों के गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये भी बताऊंगी। विद्युत संयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिकों का दूसरा नाम आयनिक यौगिक भी है। क्या नाम है बच्चों? आयनिक यौगिक। तो इन कंपाउंड्स की कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ इनके गुण पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। नंबर 1 बच्चों, ये जो कंपाउंड्स हैं विद्युत संयोजी यौगिक हैं, ये ठोस होते हैं, ठोस सॉलिड्स। ये कंपाउंड्स ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यदि मैं आपसे यहीं पर पूछूं कि ठोस अवस्था में पाए जाने का क्या कारण है बच्चों, मेरा आपका एक क्वेश्चन बोध प्रश्न है कि बताइए ये जो विद्युत संयोजी यौगिक है ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, क्यों? तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और क्वेश्चन का आंसर देने में क्या आपको मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ, थोड़ा सा आपको इशारा कर सकती हूँ कि जो दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन लेने देने से आयन बने, और आयन्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स, जो आकर्षण बल क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं वही इसकी फिजिकल स्टेट यानी ठोस अवस्था से कुछ रिलेशन रखता है। तो आप अपना आंसर इससे रिलेट करके दे सकते हैं। नंबर 2, ये जो विद्युत संयोजी यौगिक हैं आपके, इनके गलनांक और पठनांक अधिक होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक वह बिंदु जिस पर कोई ठोस पिघलता है, और क्वथनांक इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इनके गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। So the melting point and boiling points are higher of electrovalent compounds. क्यों होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक ऊंचे बच्चों? इसका आंसर का रिलेशन भी लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स से ही है, जो अट्रैक्शन फोर्स आयंस के बीच में क्रिएट होती है। नेक्स्ट, ये कंपाउंड, ये यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, जल में विलयन, soluble, they are soluble in water, they can soluble in water, ये जल में विलय होते हैं। और इनका जो 4th पॉइंट है वो है कि जलीय अवस्था में यानी घुलित अवस्था में ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। They are good conductors in soluble form. घुलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आज की जो मेरी पूरी डिटेल्स हैं बच्चों, ये विद्युत संयोजी यौगिकों के विषय में है या आयनिक यौगिकों के विषय में है। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा प्रकाश सहसंयोजी यौगिकों में भी डालूंगी और उपसह संयोजी यौगिकों के विषय में भी बताऊंगी। दूसरी वैलेंसी थी सहसंयोजकता, सहसंयोजकता बच्चों
हायर क्लासेस में आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे। थोड़ा सा बस मैं आपको आज कनेक्ट करूंगी। उप सह संयोजकता। सह संयोजकता में जो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अपना स्टेप पूरा करना है, उसमें क्या है कि दोनों तरफ के एटम्स बराबर बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर लेते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण उन दोनों एटम्स का जो ऑक्टेट है, स्टेप है, वो पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो संयोजकता होती है इसको सह संयोजकता कहते हैं। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण उनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम सह संयोजी बंध या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरी संयोजकता उपसह संयोजकता है, जिसमें कोई एक एटम किसी दूसरे एटम को पूरा जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का एक नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने वाले को डोनर और लेने वाले को रिसिपिएंट कहा जाता है। और जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है यानी उपसह संयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो एक एरो की तरह बनता है। इस तरह की जो दोनों संयोजकताएं हैं उनकी डिटेल, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज की डिटेल आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th 12th में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इस क्लास में संयोजकता टॉपिक में इतना ही। पूरी वीडियो को ध्यान से समझना है। जितना भी मैंने काम कराया है इनको अपने नोट्स में लिखना है। थैंक यू।